डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और मैं लंदन शहर में एक छोटी सी घड़ियों की दुकान चलाता हूँ। इस घड़ियों की दुकान के मालिक हैं मिस्टर हेनरी और उनके साथ मिलकर मैं इस दुकान पर काम करता हूँ। लेकिन आपको तो शायद पता ही होगा, हमारा मुख्य काम घड़ियाँ बेचना नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं को सुलझाना है। जिसके भी घर में या जमीन पर भूत पिशाच का साया होता है, हम वहां पर पहुंच जाते हैं उस समस्या को सुलझाने के लिए। इसीलिए हमें घोस्ट हंटर्स कहा जाता है। इस दुकान पर अब ज्यादातर मैं ही बैठता हूं और हेनरी बाहर वाला सारा काम करते हैं। लोगों की समस्या ऐसी कम ही आती है। वैसे हम साधारण तौर पर घड़ियां और एंटीक सामान बेचने का ही काम करते हैं और अब हमें बड़े ऑर्डर्स भी मिलने लगे हैं, क्योंकि जब जब हमने लोगों के भूतों को उनके घरों से भगाया है, उन्होंने हमें और प्रोजेक्ट्स दिए। भूत अब हर कोई अपनी जेब में लेकर थोड़े ना घूमता है, लेकिन अगर दोस्ती हो, हमारा कोई फायदा करना चाहता हो तो वो और काम देना शुरू कर देता है। हमारी जान पहचान बनती गई, हम यहाँ पर फेमस होते गए और हमें एंटीक सामान के ऑर्डर मिलते गए। इसी काम के लिए हेनरी दुकान से बाहर रहते हैं और वो ऐसे एंटीक सामान को ढूंढते रहते हैं जिसे हमारी दुकान पर बेचा जा सके। अब इससे हमारी घोस्ट हंटर से भी ज़्यादा कमाई होने लगी है। फिर भी जो काम होता है वही करना पड़ता है। जब भी हमें किसी की तकलीफ सुनाई देती है, जब कोई कहता है कि उसे भूत प्रेत परेशान कर रहे हैं, तो उसकी समस्या का निपटारा हम ज़रूर करते हैं। इस बार भी ये शनिवार का दिन था और रविवार को अब हम छुट्टी करने लगे थे। मैं दुकान पर बैठा हुआ था और हेनरी घर पर आराम कर रहे थे। उन्होंने मुझे पहले ही कह दिया था कि वो 2 दिन के लिए काम पर नहीं आने वाले, वो अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहती थी। मैं दुकान पर बैठा सामान को देख रहा था कि किस सामान का रेट कहाँ पर फिक्स करें। हमारे सामान की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। हम भूत प्रेत को भगाने के लिए अलग अलग देशों में जाते और वहाँ पर पुराना सामान जिसे लोग शापित समझते, उसे हम उठा कर ले आते। उस शाप को ख़त्म करना ही तो हमारा फ़र्ज़ था और उस शाप को ख़त्म करते ही वो साधारण एंटीक चीज़ बन जाती, फिर वो महंगे में बिकती। इन सामानों का ढेर लगा था यहाँ और ऑर्डर एक के ऊपर एक पड़े हुए थे। यहाँ शनिवार को बैठा मैं प्राइस टैग लगा रहा था, तभी एक चिट्ठी आई। अमूमन यहाँ घोस्ट हंटर्स के लिए ही चिट्ठी आती है। जब किसी को भूत परेशान करते हैं और वो हमारे पास तक नहीं आ पाता तो हमें चिट्ठी आती है। लेकिन ये चिट्ठी पुलिस की तरफ से आई थी। अब पुलिस की चिट्ठी को पढ़ना तो बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है ना। मैंने वो चिट्ठी उठाई, मैं एक कुर्सी पर बैठा और चाय की चुस्की लेता हुआ उस चिट्ठी को पढ़ने लगा। लंदन के पास में ही एक गाँव है, सेंट लुइस विलेज। वहाँ पर कुल 50 लोग रहा करते थे और 50 गायब हो गए। आस पड़ोस के गांव वालों ने वहाँ आकर उन्हें ढूंढने की कोशिश की, पुलिस में कंप्लेंट की, लेकिन लोगों को वहाँ पर सिर्फ भूत नजर आते हैं। कोई लाश नहीं मिली, उनका सामान भी वहीं पर पड़ा है और ये इतना बड़ा केस बन चुका है कि कोई सुलझा ही नहीं पा रहा है। वहाँ कई ऐसे डिटेक्टिव हैं जो बड़े बड़े केस को सुलझा डालते हैं, लेकिन सबको जब से भूत नजर आना शुरू हुए हैं, उन्होंने वहां से भागना शुरू कर दिया। ये लेटर पुलिस की तरफ से हमें इसीलिए दिया गया था कि हमें वहां बुलाया जा रहा था। ये समस्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और न्यूज़ में आने से पहले हमें वहां पहुंचकर इस केस को सुलझाना था। ये चिट्ठी खास थी और तभी मैंने फ़ोन हेनरी को लगा दिया। हेनरी अपनी फैमिली के साथ समय बिताना चाहते थे, लेकिन ऐसे केस को हम टाल नहीं सकते। समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सच में किसी ने पूरे गांव के लोगों को मार दिया हो सकता है या उन्हें किडनैप किया भी हो सकता है। हो सकता है हम किसी को बचा पाएं। अगर एक भी ज़िंदगी हम बचा पाएं तो अपनी इस छुट्टी को बेकार करना हमारे लिए सही साबित होगा। जैसे ही मैं और हेनरी लंदन से बाहर निकले, उस गांव की तरफ हम जा रहे थे, तभी पहले पुलिस स्टेशन में पहुंचकर हमने वहां पर हाजिरी लगाई। वहां उन पुलिस वालों से पूछना शुरू किया कि इस गांव में ये घटना कब हुई। उन्होंने बताया कि 10 दिन हो चुके हैं
उस गांव से कोई भी बाहर नहीं निकला। कई और गांव वाले उस गांव में जाया करते थे। जब उन्होंने वहां जाकर देखा तो कोई नहीं मिल रहा था। वहां पेड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, घर टूटे फूटे से हैं, लेकिन किसी घर के अंदर भी कोई इंसान मौजूद नहीं। लेकिन वहां पर प्रेत आत्माएं नजर आती हैं जो लोगों पर झपट्टा मारने की कोशिश करती हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती हैं। इसके डर से हर कोई वहां से भाग आता है। मैंने सवाल किया था पुलिस से, क्या आपने वहां जाकर चेक किया था? उन्होंने कहा, हाँ, हम 10 लोग गए थे, लेकिन वहां इतने भूत प्रेत नजर आ रहे थे। बार बार हम किसी न किसी जाल में फंसते जा रहे थे। वहां हमारी सेहत खराब होती जा रही थी, तब जाकर वहां से हम भाग निकले थे। इस केस को नहीं सुलझाया जा सकता, उस फाइल में हमने ये लिख दिया था। मैं हेनरी की तरफ देख रहा था। हेनरी खुद सोच में पड़ गए थे। ऐसा केस पहले कभी नहीं आया। भूत प्रेत किसी 1 या 2 इंसानों पर असर करते हैं। जहां भीड़ होती है वहां से भूत ज्यादातर दूर ही रहते हैं, लेकिन 50 लोगों के एक गांव में इतना बड़ा हमला करना, ये किसी एक भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता। हमारी वो पूरी गाड़ी ऐसे गैजेट से भरी पड़ी थी जिसमें भूत प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल और ऐसी हर शक्ति को पकड़ने और जांचने की सारी तकनीक शामिल थी। वो सामान लिए हम उसी गांव की तरफ बढ़ चले। फिर भी हमें एक आध पुलिस वाला चाहिए था। कोई पुलिस वाला हमारे साथ आना नहीं चाहता था। हम घबरा से गए थे। इसके बाद भी हमें उस तरफ तो जाना ही था। ऐसे बहुत केस सुलझाए थे हमने बड़े बड़े शैतानों का सामना किया है, बड़े बड़े काल पिशाचों का सामना किया है। ऐसे भूतों को भी हम संभाल सकते हैं, हमने यही सोचा था, लेकिन आगे क्या होने वाला था ये हमें पता नहीं था। उस गांव में पहुंचते ही हम हैरान हो गए थे। वहां सड़कों पर कपड़े इस तरह फटे पड़े थे जैसे यहाँ पर शैतानों ने हमला किया हो। कटे फटे कपड़े, बर्तन सड़कों पर गिरे हुए थे, गहने सड़कों पर पड़े थे। आस पड़ोस के जितने भी गांव वाले अगर यहाँ आए होंगे, इन गहनों को तो उठा ही पाते, वो उठा नहीं पाए थे। कुछ तो था यहाँ पर। इसके बाद हेनरी ने जल्दी से वो गैजेट निकाला और वहाँ उस गैजेट को हाथ में पकड़े हम आगे की तरफ बढ़ने लगे। उसमें एक बीप की आवाज़ आती अगर आसपास कोई भी आत्मा होती, लेकिन उस गैजेट को पकड़े हम आगे बढ़ते गए, घरों को देखते गए। एक भी बीप की आवाज़ तक नहीं आई। ऐसा लग रहा था यहाँ किसी भूत प्रेत का साया ना हो, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हेनरी मुझसे कहे जा रहे थे, मुझे शक है यहाँ पर सिर्फ एक ही भूत नहीं है। 50 लोगों को पकड़ना किसी एक भूत के बस की बात नहीं। यहाँ पिशाच या शैतानों का हमला हुआ होगा। हमें और गैजेट्स निकालने होंगे। इसके बाद मैंने बड़ी बड़ी वो रॉड निकाली। उसके अंदर सेंसर लगे हुए थे। अगर यहाँ कोई भी भूत प्रेत, पिशाच, डायन, चुड़ैल उसके आसपास भी आती तो हमें सिग्नल मिल जाते और वॉकी टॉकी हमेशा हमारी जेब में रहता। ऐसी 4 बड़ी रॉड मैंने 2 पहले उस गांव की शुरुआत में लगा दी और बाद में एक गांव के बिल्कुल बीच में रॉड लगा दी और एक बिल्कुल कोने में लगा दी। इससे पूरा गांव एक तरह से कवर हो गया था और आसपास कोई भी ऐसी शक्ति आती तो हमें पता चल जाता। और अब उस वॉकी टॉकी को अपनी जेब में रखे हुए हम आगे बढ़ रहे थे। यहाँ कई छोटे घर थे, कई बड़े घर थे। पुलिस वालों ने बताया था यहाँ एक मेन हाउस कहा जाता है जहाँ गांव के सारे कागजात रखे जाते हैं, सरकारी काम वहीं पर होते हैं और हमें उसी तरफ बढ़ना होगा। इन छोटे छोटे घरों से आगे निकलते हुए हम एक बड़े घर को ढूंढ रहे थे। यहाँ घरों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। एक एक करके हम कई घरों के अंदर जाते। सामान बिल्कुल वैसा ही पड़ा होता जैसे वहाँ पर लोग रह रहे हों, लेकिन अचानक गायब हो गए हों। घरों के अंदर ज़रा भी सामान बिखरा हुआ नहीं था। सिर्फ घरों के बाहर ही कटे फटे कपड़े पड़े थे। कुछ कपड़े इस तरह से एक दूसरे के बीच पड़े हुए मिले हमें जैसे उसके अंदर से इंसान गायब हो गए हों। कैसे? क्या चीज़ है जो इस तरह से इंसानों को गायब कर सकती है? उसके बाद उसी गांव के बिल्कुल बीचों बीच एक कुआं मिला। वो कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था और एक तरफ सीढ़ियां बनी हुई थी उस कुएं के बिल्कुल अंदर तक पहुंचने के लिए। इस कुएं का इस्तेमाल क्या किया जाता होगा? हेनरी ने यह सवाल मुझसे किया था और मैं भी हेनरी की तरफ देखता रहा था। यहाँ पर कोई बाल्टी नहीं लगाई गई, किसी भी तरह से अंदर से पानी निकालने का कोई भी यंत्र नहीं लगाया गया, सिर्फ सीढ़ियां लगाई गई हैं। क्या हर कोई सीढ़ियां उतरकर यहाँ अंदर जाकर पानी लेकर आता होगा? ऐसा नहीं हो सकता। आज के समय में इतने पुराने ज़माने की तकनीक यहाँ कौन इस्तेमाल कर रहा होगा?
हर घर की खिड़की की तरफ ध्यान दिया हमने, वहां पर फट्टे लगाए गए थे, जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा जानवर आते हों जिनसे बचने के लिए साधारण खिड़कियां नहीं थीं। खिड़कियों को पूरी तरह से बंद किया गया था, लोहे की रॉड फंसाई गई थी, लकड़ियों के फट्टे लगाए गए थे। दरवाजे भी हर घर के बहुत ज़्यादा मोटे थे कि उसके अंदर कोई भी घुस ना पाए। अब हेनरी को भी शक होने लगा था, मुझे भी शक होने लगा था। शायद इन गांव वालों को पहले से पता था यहाँ कुछ ना कुछ है जो उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए हर तरफ हर चीज़ मोटी लगाई गई है। घरों की दीवारें भी ज़्यादा मोटी हैं, दरवाजे खिड़कियाँ अच्छी तरह से बंद किए जाते हैं। कई घरों के बाहर इस तरह कटीली तारें लगाई गई थी कि अंदर बंदी की तरह वो रह रहे हों, बाहर निकलने में उन्हें खतरा महसूस हो रहा। ये बात बताने के लिए यहाँ कोई इंसान नहीं था, बस हम अंदाजे लगाए जा रहे थे और उस बड़े घर को ढूंढते हुए उन घरों के बीच से निकलना भी अब मुश्किल भरा हो रहा था। हमें बहुत सारा सामान मिलता और आगे बहुत सारा कांच मिल रहा था जो हमारे जूतों में घुस रहा था। हमें डर था हमारे पैर न कट जाए, इसलिए उस कांच को झाड़ू से साफ करते हुए हम रास्ता बनाए जा रहे थे। कई जगह तो वहाँ बहुत सारे हथियार मिले, वो इस तरह से बिछाए गए थे कि कोई गलती से भी इधर उधर पैर रखता या उसका पैर फिसलता तो वो हथियार हमें मार सकते थे। हेनरी जानते थे कई भूत इतने शैतान होते हैं कि वो खुद हमला नहीं करते बल्कि हमें मजबूर करते हैं ऐसी जगह पहुंचने के लिए जहां हम फंसे और हमारी मौत भी हो सकती है। हेनरी बहुत पहले से ये काम कर रहे थे और मैं तो अभी नया था, उनके साथ काम करते करते सीख रहा था और ये पहला ऐसा केस था शायद जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। काफ़ी आगे जाने के बाद हमें एक बड़ा सा घर नजर आया। अब तक कोई भी सेंसर चला नहीं था, यानी यहाँ पर अब तक कोई भूत प्रेत आया नहीं था और उस घर के अंदर लाइट्स जल रही थी। हेनरी और मैं एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। ये वो खास घर हो सकता है जहाँ इन घटनाओं की शुरुआत हुई हो। उस घर के अंदर कई लाइट्स बार बार फ्लक्चुएट कर रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ परछाइयाँ वहाँ पर हमें नजर आ रही हों। कई खिड़कियों पर हिलती हुई परछाइयाँ दिखी थी और हम अपना सेंसर हाथ में पकड़े हुए वो गैजेट्स को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा रहे थे क्या ये कोई भूत प्रेत है। वहाँ एक भी बीप सुनाई नहीं दे रही थी और हम दोनों घबरा रहे थे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारी ये गैजेट्स किसी ऐसी शक्ति को पकड़ ना पाए। क्या हो सकता है ये? कहीं कोई ऐसी शक्ति तो नहीं जिसके बारे में अब तक हमने सुना ही ना हो। अब हम अपने हथियार और वो बड़े बड़े बैग लिए उसी घर की तरफ जा रहे थे। हेनरी ने अंदर जाते हुए ही कहा था, अगर हमें यहाँ रुकना पड़ा तो इसी घर में रुकना होगा। अगर भूत प्रेत हुए तो मुझे शक है इसी घर में हो सकते हैं। वो एक बड़ी सी हवेली थी, 3 मंजिला हवेली, और हेनरी का मानना था जहाँ सबसे ज़्यादा भूत होते हैं वहीं पर रुकना सही होता है ताकि हर एक शक्ति को रोका जा सके। वो बड़े से दरवाजे को खोलते ही मैं घबरा सा गया था। वो इतना ज़्यादा मोटा था, अगर गलती से वो बंद हो जाए तो उसे कभी खोला नहीं जा सकता। हर खिड़की के बाहर इस तरह जंगले से लगे हुए थे, लोहे की सलाखें लगी हुई थीं कि अंदर गया हुआ इंसान बाहर निकल नहीं सकता। अब उस दरवाजे के रास्ते हम अंदर पहुंच चुके थे और दरवाजे पर ही मैंने एक छोटा सा गैजेट फंसा दिया। मैंने चुपके से वो गैजेट नीचे रख दिया था, यानी बाहर वाले गेट से कोई भी ऐसी चीज़ अगर सीधे तौर पर अंदर आए तो वहाँ सेंसर अलर्ट कर देगा हमें, और अगर हम बेड पर हुए तब भी हमें पता चल जाएगा। एक गैजेट मैंने वहाँ लगा दिया था और सामने बड़ी सी सीढ़ियाँ थी। आस पास कमरों से आ रही आवाज़ें, ऐसा लग रहा था यहाँ लोग हों। हर एक कमरे में जाकर देखते रहे हम, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन फुसफुसाने की आवाज़ें हर तरफ से एक एक करके कमरों में घूमते रहे थे। वहाँ बहुत सारे कागज़ ज़मीन पर बिखरे हुए थे। कई कमरों में सरकारी कागजात पड़े थे। वहाँ इन घरों को किसने खरीदा है, किसने बेचा है, किसके नाम पर है, वो कागजात एक कमरे में पड़े थे। और वहाँ कुछ कागज़ों को देखने के बाद हेनरी ने कह दिया था, ये हमारे काम के नहीं है। मैं देखना चाहता था यहाँ पर इससे पहले कोई घटना हुई है, लेकिन ये तो सरकारी कागजात है, इससे कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। ये कमरा हमारे काम का नहीं है। उसके बाद उस कमरे से हम बाहर की तरफ आ गए थे। अब हम इस बड़ी सी हवेली में कोई बेडरूम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पहले नीचे वाली मंजिल में ही हमने 5 बाथरूम देखे, 3 कमरे और 5 बाथरूम। बड़ा अजीब सा माहौल बना हुआ था। वहाँ कागज़ ही कागज़ पैरों पर थे और जब हम उन पर पैर रखते
आवाज गूंजने लगती और फुसफुसाने की आवाज, हमारे हर कदम के साथ फुसफुसाने की आवाज अलग अलग कमरों से आती जाती। कभी कभी हम भागकर देखने जाते वो क्या चीज है। सेंसर और वो गैजेट्स हाथ में पकड़े उन्होंने एक बार भी बीप नहीं की थी। कुछ जगहों पर घूमने के बाद मैंने हेनरी से कह दिया, ये 3 मंजिला हवेली जैसी है, हमें ऊपर जाकर भी देखना होगा। लेकिन हेनरी ने कहा, नहीं, अब हम भूतों के पास नहीं जाएंगे, बल्कि भूतों को खुद के पास बुलाएंगे। यहाँ पीछे वो बड़ा बेडरूम है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। अपना सारा सामान वहाँ पर रख दो। अब हम यहीं पर रहेंगे और देखते हैं भूत हमारे साथ क्या करते हैं। तुमने कलाई पर वो काला धागा पहना है ना? मैंने हामी भर दी थी। उसके बाद हेनरी ने कहा था, ध्यान से वो जैकेट भी पहने रहना, भले ही तुम सोते हुए हो। उस जैकेट में बहुत सारे ऐसे यंत्रों का इस्तेमाल किया गया है जो हमें भूतों से बचा सकते हैं। मुझे नहीं पता रात के वक्त हम पर हमला हो जाए, लेकिन फिर भी हमें इस्तेमाल तो करना ही होगा। वो जैकेट को पहने हुए हम दोनों उस बड़े से बेड पर लेटे हुए थे। मैं अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था और हेनरी को रात के वक्त वो किताब पढ़ने का शौक है। हम इस तरह से यहाँ जता रहे थे कि हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और इस हवेली को खरीद कर हम यहाँ पर रहना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी सी हवेली थी, इसका डिज़ाइन भी बहुत अजीब सा लग रहा था। ये नई बनी हवेली थी। ये गांव भले ही पुराना था, ये घर को नया बनाया गया था। लेकिन क्यों? क्या सरकारी काम करने के लिए यहाँ इसे खोला गया था? कई सवाल थे, लेकिन जवाब शायद भविष्य में ही मिलता हमें। रात के 9 बजे तक ऐसा कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था कि यहाँ कुछ बुरा हो या कोई ऐसी शक्ति हो। लेकिन 9 बजे अपने आप इस हवेली का बाहर वाला दरवाज़ा खटखटाया गया। हमने उसे बंद कर दिया था और अंदर से चिटिकनी लगा दी गई थी। वो दरवाज़ा कोई बार बार खटखटाए जा रहा था। मैं हेनरी की तरफ देखने लगा और वो भी बार बार गैजेट की तरफ देख रहे थे। यहाँ कुछ भी सेंस नहीं हो रहा, ये ज़रूर कोई इंसान होगा। हम दोनों भागते हुए दरवाजे की तरफ गए। चिटिकनी खोली और दरवाज़ा खोलते ही सामने कोई भी मौजूद नहीं था। उस गांव में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और कोई भी स्ट्रीट लाइट लगी नहीं हुई थी। हम हाथ में टॉर्च पकड़े इधर उधर टॉर्च मारी जा रही थे कि यहाँ है कौन जिसने दरवाज़ा खटखटाया। कोई भी दूर दूर तक नहीं था, कोई भागता हुआ नजर नहीं आया हमें। जब हमने नीचे टॉर्च मारी तो नीचे एक कटा हुआ सर पड़ा था। ये किसी जानवर का सर लग रहा था और उसे ऊपर से छीला गया था, आंखों को बाहर निकाला गया था। आसपास बहुत सारा खून था, लेकिन वहाँ गीले पैरों के निशान भी छपे हुए थे। ऐसा लग रहा था किसी ने दूर से चलकर इसे यहाँ पर रखा है और वो गीले पैर लेकर आया है। मैं हेनरी की तरफ देख रहा था। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? क्या कोई जल चुड़ैल हो सकती है? हेनरी ने कहा, अगर जल चुड़ैल होती तो हमारे गैजेट में एक बीप तो बजी होती। ये कुछ और है। और पैरों को देखो, ये किसी मर्द के पैर है जिसका कद 7 फुट के करीब होगा। वहाँ नीचे पैर छपे हुए थे मिट्टी के ऊपर। वो साफ साफ बता रहे थे सामने से कोई चलकर आया है। हम उन पाँव का पीछा करने लगे, लेकिन वहाँ हवा काफ़ी ज़्यादा चल रही थी और आधे रास्ते में ही वो पाँव के निशान गायब हो चुके थे। वो पूरी तरह से सूख चुके थे। वहाँ उस हवेली से 3-4 घर आगे तक पहुँचे थे और वहाँ हेनरी ने कह दिया, हमें वापस जाना होगा। अब हम इससे आगे नहीं जा सकते। पैरों के निशान तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, लेकिन ये कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर है। उसके बाद उस सर को हमने हवेली के पास में ही फेंक दिया। अब उसे अपनी हवेली के अंदर नहीं ला सकते थे। अब हम फिर से हवेली के अंदर चले गए। वो चिटिकनी लगाई और उस बेडरूम में पहुंच गए। थोड़े समय बाद एक कमरे से सामान गिरने की आवाज़ आई। हेनरी ने सबसे पहले कहा, जब हम आगे गए थे दरवाज़ा खुला था, कोई दरवाजे के रास्ते से अंदर घुस सकता है। मैंने भी कह दिया, हाँ हो सकता है। इसके बाद वो आवाज़ एक कमरे से आती जा रही थी। मैं और हेनरी धीरे धीरे चलते हुए उस तरफ निकले। वहाँ कमरे से आवाज़ काफ़ी देर तक आती रही और जैसे ही हम उस कमरे में पहुँचे वहाँ कोई मौजूद नहीं था। अगर बाहर से कोई आया हुआ वहाँ आवाज़ कर रहा होता तो वो छिपा हुआ होता, लेकिन टेबल हटा कर देख लिया था हमने, अलमारी के पीछे तक देख लिया था, बेड के नीचे तक देख लिया था, कोई मौजूद नहीं था वहाँ पर। यहाँ हर कमरे का डिज़ाइन टेढ़ा मेढ़ा सा था, जैसे हर कमरे का डिज़ाइन 12 बाय 12 होता है या 16 बाय 16, लेकिन इस कमरे को 10 बाय 13 बनाया गया था और बाकी कमरे तो 6 बाय 13।
लंबे लंबे से कमरे, कुछ घुमावदार से कमरे, किसी कमरे के अंदर काफी ज्यादा अंदर तक जगह बनाई गई थी। क्या था ये? मैं समझ नहीं पा रहा था। और उसके बाद हेनरी कहने लगे, ठंड थोड़ी सी बढ़ने लगी है, हमें चिमनी के पास बैठना होगा और वहां कुछ ना कुछ खाते हैं। तुम बैग में क्या क्या लेकर आए हो? मैंने भी हेनरी से कह दिया, चिकन लेकर आया हूं और भी बहुत सारा सामान लेकर आया हूं, वो बेडरूम में पड़ा है। जल्दी से हम बेडरूम में पहुंचे और बेडरूम में खाने का सारा सामान गायब। किसी ने बैग खोला था और सारा सामान निकाल लिया था। ये सिर्फ खाने पीने का सामान ही निकाला गया था और बहुत सारे गीले पैरों के निशान वहां पर छपे हुए थे। हेनरी मेरी तरफ देखते रहे। ये कैसे हो सकता है? कोई यहां अंदर तक आ गया, उसके पैर गीले, इतने समय तक गीले नहीं रह सकते। क्या हो सकता है? हमारे गैजेट्स काम क्यों नहीं कर रहे? और खाने का सामान कोई लेकर गया तो कहां गया? इसके बाद हेनरी ने मुंह पर उंगली रख ली। वो मुझे कहने लगे कि उंगलियों से इशारा करके समझना है। हम इन उंगलियों के इशारे को अपनी भाषा बना चुके थे। कोई भी हमारी ये भाषा समझ नहीं सकता था, क्योंकि इसे हम एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते। जब भी कहीं हमें बहुत ज़्यादा खतरा महसूस होता, हम उंगलियां हिलाकर एक दूसरे को शब्द समझाते और बात हम दोनों के बीच रहती। अब हम एक दूसरे से जो भी कहने वाले थे, कोई भी तीसरा समझ नहीं सकता था। हेनरी ने उन इशारों से कहा, हमें अब चिमनी के पास जाना होगा, आग लगानी होगी और इस तरह खाली चीज़ों को खाने का बहाना लगाना होगा। अपने हाथ को मुंह के पास लेकर जाना, जानबूझकर खाने का बहाना लगाना। मैं देखना चाहता हूँ खाने के सामान पर कौन हमला करता है। इसके बाद हम चिमनी के पास चले गए। वहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी थी। हमने चिमनी में वो लकड़ियाँ डाल ली। हम जैसे ही आग जलाने वाले थे, नीचे देखा, नीचे पूरा फ्लोर लकड़ी का बना हुआ था। हेनरी ने एकदम से हाथ हिलाकर इशारा कर दिया, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, इस चिमनी में आग लगाई नहीं जा सकती। नीचे जो फर्श है वो लकड़ी का है। अगर यहाँ पर चिमनी में आग लगाई गई तो नीचे फर्श को भी आग लग जाएगी। और ऊपर चिमनी अंदर से भी लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। ये बस एक बनावटी चिमनी है, इसमें कभी आग नहीं लगाई जा सकती। और अगर आग लगाई गई तो पूरे घर में आग लग जाएगी। वहां उसके बाद हेनरी एक दीवार के पास जाकर वॉलपेपर उतारने लगे। हर दीवार को लकड़ी से बनाया गया था। यहाँ ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, इसलिए दीवारों को इस तरह लकड़ी से ही बनाया जाता है ताकि अंदर से गर्म रहे। लेकिन यहाँ फर्श भी लकड़ी का था, दीवारें भी लकड़ी की थी और कोई भी सख्त चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया था। ये काफ़ी नरम लकड़ी थी और इस लकड़ी को आसानी से जलाया जा सकता था। मैं और हेनरी थोड़ा सा घबरा गए थे। चिमनी का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। अब हम एक दूसरे कमरे में चले गए जहाँ पर बेड लगा हुआ था। हेनरी ने कहा, यहाँ पर बैठते हैं और हमारा सामान भी सारा यहीं पर ले आओ। मैं वो सारा सामान ले आया था। खाने पीने का सामान हमारे पास कुछ नहीं था और यहाँ बैठकर जानबूझकर मैं हाथ को अपने मुंह के पास लेकर आता और बार बार ऊंची आवाज़ में कहने लगता, वाह बड़ा स्वाद है। वैसे किस बेवकूफ़ भूत ने हमारे खाने का सामान चुराया है? उसने सारा सामान तो चुराया ही नहीं। इस बैग में ये बड़ी बड़ी चॉकलेटें पड़ी थी। मेरा हाथ भले ही खाली था, लेकिन हम उसे फंसाना चाहते थे जिसने हमारा खाने का सामान चुराया है। उसके बाद बेड के नीचे से टक टक की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था बेड के नीचे कोई छिपा हुआ हो। हेनरी ने उंगलियां हिलाकर इशारा किया, हमारे बेड के नीचे कोई है, अपना हथियार निकालो। मैंने वो चांदी की छोटी सी तलवार निकाल ली। धीरे से निकाली ताकि आवाज़ ना आए। अगर कोई भी पिशाच बेड के नीचे हो तो हम उस पर हमला कर सकते थे। हेनरी ने भी वो चांदी का चाकू निकाल लिया था। पिशाच ज़्यादातर बेड के नीचे छिपे होते हैं जो हमारा खून चूसने की कोशिश करते हैं। हो सकता है यहाँ पर ऐसे पिशाचों का हमला हुआ हो। जल्दी से हमने बेड के ऊपर से छलांग लगाई और बेड के नीचे देखने लगे। नीचे कोई नहीं था। तो वो टक टक की आवाज़ कौन कर रहा था? हेनरी ने कहा, बेड को हिलाओ। हमने बेड को घसीट कर एक तरफ कर दिया। वहाँ नीचे जाने का रास्ता ढूंढने लगे। कोई नीचे भी तो हो सकता है, यहाँ बेसमेंट भी तो हो सकती है। लेकिन वहाँ कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी जिससे नीचे जाया जा सके। हेनरी तब कहने लगे, ये आवाज़ ज़रूर लकड़ी से आ रही थी। पहले मुझे लगा लकड़ी को ऊपर से मारा जा रहा है, लेकिन अब दिमाग में आया लकड़ी को नीचे से भी तो मारा जा सकता है। यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ऐसा लग रहा है कुछ अजीब सी शक्ति है, लेकिन समझ में क्यों नहीं आ रही। वो पूरी रात अलग अलग कमरों से आवाज़ आती रही और हेनरी ने मुझे समझा दिया था, कोई भी आवाज़ आए किसी तरफ जाना नहीं है।
बस यहीं पर लेटे रहना है और बार बार उठकर आवाज की तरफ ध्यान देना है, फिर से लेट जाना है। इस पूरी हवेली में बहुत ज्यादा पेंटिंग्स लगी हुई थी। ये भयानक भयानक चेहरे दीवारों पर लगाए गए थे और कुछ तो कीलों से इस तरह से चिपकाए गए थे कि उन्हें हटाया ही ना जा सके। अब पूरी रात निकालना कितना मुश्किल हो गया मैं बता नहीं सकता। सुबह जैसे ही सूरज की रोशनी हवेली के अंदर आई, यहाँ बहुत सारे आईने लगे हुए थे। रोशनी बस एक रोशनदान से अंदर आ जाए उसके बाद हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। बल्ब जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब मैं और हेनरी अपनी उस हवेली से बाहर निकले थे और हम ये देखना चाहते थे यहाँ कितने लोग रहा करते थे। हर घर में हमें जाकर देखना होगा। हम एक एक करके उन घरों के अंदर जाने लगे। सामान बिल्कुल सही था। हम वो ट्रंक खोलने लगे, वो बक्से खोलने लगे, वहाँ हर चीज़ को देखते गए। एक चीज़ जो मेरे दिमाग में नहीं आई लेकिन हेनरी के दिमाग में आ गई। यहाँ हर घर में किचन मौजूद है लेकिन खाने का कोई सामान मौजूद नहीं है। ध्यान से देखो, कहीं पर भी कोई ब्रेड नहीं मिलेगी, कहीं सड़ा हुआ कोई सामान नहीं मिलेगा। किचन बिल्कुल खाली है और उन बक्सों को भी अच्छी तरह से बंद किया गया है। नए बक्से, तुमने ध्यान दिया हर घर में नए बक्से क्यों पड़े हैं? अगर ये पुराना गांव है, हर किसी के पास अलग अलग तरह के बक्से होने चाहिए, अलग अलग तरह के डिब्बे होने चाहिए। यहाँ लगभग सभी के पास एक ही रंग के एक ही तरह के डिब्बे क्यों है? मैं भी सोचने लगा था, हाँ इस तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा क्यों है? हमने पूरी रात से कुछ खाया नहीं था और हमने सोचा था किसी घर में जाकर, वहाँ सामान तो मौजूद है, खाने पीने का सामान भी होगा। लेकिन हम हर घर में जाते गए और खाने पीने का सामान हमें मिला ही नहीं। ये हमारे लिए परेशानी बन चुका था। तब हेनरी ने कहा, यहाँ कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है इस गांव से थोड़ा बाहर निकलना होगा। चलो जंगल की तरफ थोड़ी सी सैर करके आते हैं। अपने सभी गैजेट्स निकाल लो, वो मास्क भी पहन लेना, मैं कोई खास चीज़ बताने वाला हूँ तुम्हें। इसके बाद हम जंगल की तरफ बढ़ चले। हम जंगलों में कुछ पेड़ पौधों को काटकर खाने वाली चीज़ें इकट्ठा करना चाहते थे। जैसे ही हम जंगल में पहुंचे, वहाँ बहुत सारे फलों वाले पेड़ लगे हुए थे। उन पेड़ों से फल उतारकर हम वहीं नीचे बैठकर खाने लगे। काफ़ी ज़्यादा फल खाने के बाद हमारा पेट भरा था और वहाँ तरह तरह के फल लगे हुए थे। कोई पगडंडी यहाँ पर मौजूद नहीं थे। ये भी हेनरी ने मुझसे कहा। हैरानी वाली बात है, वहाँ गांव में लोग रहा करते थे, वो जंगल में आया नहीं करते थे। गांव में रहने वाले तो जंगल में इस तरह पेड़ों को हमेशा छांटते हैं, उनमें से फलों को तोड़ लेते हैं। लोग गायब कितने दिन पहले हुए हैं? 5-10 कितने दिन हुए थे मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोग जंगलों में तो जाते ही होंगे ना। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हेनरी कुछ सोच रहे थे, मेरी समझ में कुछ अब आ नहीं रहा था। मैं तो पूरी तरह से जैसे भटक सा गया था। अब हम वापस गांव में पहुंचे और जैसे ही उस गांव में कदम रखा, सब कुछ बदला बदला सा था। सारे कटे फटे कपड़े जो सड़कों पर पड़े थे वो गायब हो चुके थे। वहाँ गीले पैरों के निशान मिट्टी पर बहुत ज़्यादा छपे हुए थे। कई जगह निशान साफ थे जो शायद बिल्कुल कुछ सेकंड पहले ही बने होंगे, लेकिन कोई इंसान वहाँ पर मौजूद नहीं। तभी आवाज़ें आने लगी। हर घर के अंदर से आवाज़ें आ रही थी और खिड़कियों पर हमें गांव वाले दिख रहे थे। जो उन कांच की खिड़कियों पर वो फट्टे ज़रूर लगे हुए थे, लेकिन वहाँ छोटी छोटी जगहों से वो दिख रहे थे अंदर से चीखें मारते हुए, हमें बचाओ, हमें बचाओ। हर तरफ से आवाज़ें आ रही थी। वो शायद आज़ाद कर दिए गए थे, लेकिन अपने घरों के अंदर ही थे। हम भागते हुए पहले घर की तरफ गए। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं। अंदर से पहले आवाज़ें आ रही थी, लेकिन अब वहाँ कोई मौजूद नहीं था। जैसे ही दूसरे घर की तरफ गए, वहाँ भी कोई मौजूद नहीं। लोग खिड़कियों पर दिख रहे थे, लेकिन घरों के अंदर जाते ही वो गायब हो जाते। धीरे धीरे वो आवाज़ें कम होती गई और एक चीख की आवाज़ गांव के बिल्कुल बीच से निकली, और एक चीख के बाद और लोगों की चीखें गांव के बिल्कुल बीचों बीच से। हम उन चीखों का पीछा करने लगे। घरों के अंदर से चीखें बंद हो गई थी, बस गांव के बिल्कुल बीचों बीच से आ रही थी। भागते भागते हम वहां पर गए। वहां पहुंचते ही कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उस कुएं के अंदर से चीखने की आवाज़ें अब भी गूंज रही थी। इतनी तेज चीखें थीं कि हमारे कान के पर्दे हिलने लगे थे। ऐसा लग रहा था वो चीखें हमें यहीं पर मार देंगी। हम उस कुएं के अंदर झांकने लगे। पानी ज़रूर हिल रहा था, लेकिन वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था। पानी के अंदर से चीखों की आवाज़, ये कैसी शक्ति है? हेनरी ने मुझे ये कहा। मैंने अपना गैजेट निकाला, नीचे की तरफ किया।
गैजेट ने एक बार भी बीप नहीं किया था, तो मुझे शक होने लगा कहीं बैटरी खत्म तो नहीं हो गई। लेकिन हर गैजेट की बैटरी खत्म हो गई ऐसा नहीं हो सकता। जेब में नया पैकेट था बैटरीज का, मैंने उस गैजेट में नई बैटरीज डाल दी, तब भी वो बीप नहीं कर रहा था। यहाँ आकर हमारे गैजेट्स भी जैसे काम करना बंद कर चुके थे। हो सकता है पूरे गांव को ऐसी शक्ति ने घेरा हो कि ऐसे गैजेट्स, ऐसे यंत्र काम ही नहीं करते। तभी हेनरी ने कहा, हमारे पास अब एक ही रास्ता है। मुझे शक है इन लोगों को दूसरी दुनिया में कैद कर दिया गया है, वही दुनिया जो हमारी इस दुनिया के समानांतर होती है। ये भूतों की दुनिया में इन्हें कैद किया गया है। ये बचने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। इसके बाद हम फिर से हवेली के अंदर चले गए। दोपहर का समय हो चुका था। दोपहर को ही अब हेनरी ने वो हेलमेट पहन लिया था, वो आंखों पर पट्टी डाल ली थी और वो तारें जो उनके सर पर लगी हुई थी, हाथों पर लगी हुई थी, इसके सहारे वो दूसरी दुनिया का सफर तय कर सकते थे। हेनरी वहां बैठे ध्यान मुद्रा में दूसरी दुनिया में जाने का इंतजार कर रहे थे और उस मशीन पर मैंने जैसे ही बटन दबाया, हेनरी दूसरी दुनिया में पहुंच गए। 10 मिनट वहां खड़े मैं इंतजार करता रहा था। हेनरी बार बार हिलते, भागने की कोशिश करते। मुझे यहां से महसूस हो रहा था उनका शरीर हिल रहा था। 10 मिनट बाद वो वापस आ गए। मैंने हेनरी से सवाल किया, क्या मिला आपको? वहां किसी शैतान ने कैद किया है? हेनरी ने कहा, दूसरी दुनिया में गया था मैं। ये गांव पूरा खाली है। यहां पर ना एक भूत मौजूद है, ना कोई शैतानी शक्ति मौजूद है। ये गांव तो पूरी तरह से खाली पड़ा है। मुझे कुछ नजर नहीं आया। अब हम दोनों और ज्यादा हैरान थे। कैसे हो सकता है? हमने अपनी आंखों से गांव वालों को देखा उन घरों से चीखे मारते हुए। वो अगर दूसरी दुनिया में कैद नहीं है तो हमारी दुनिया में होने चाहिए। यहां पर वो दिखाई नहीं देते। है क्या चीज यहां पर? हम उस हवेली में बैठे शाम तक इंतजार करते रहे थे कि करें तो करें क्या। तब हेनरी ने कहा, मुझे लगता है यहां कुछ ना कुछ उस कुएं से जरूर जुड़ा है। यहां हर जगह गीले पैरों के निशान होते हैं, तो मुझे लगता है कुएं के अंदर हमें वो राज मिलेगा। अब हम उस कुएं की तरफ बढ़ चले थे। अपने हथियार, अपने औजार लिए, कंधे पर बैग टांगे मैं आगे बढ़ रहा था और हेनरी मेरे पीछे पीछे। जैसे ही उस कुएं तक हम पहुंचे, वहां अंधेरा हो चुका था। 2 टॉर्च मैंने ऊपर बांध दी थी। उसके बाद वो सीढ़ियों के सहारे सबसे पहले हेनरी नीचे जा रहे थे। मैं हेनरी को मना करता रहा, मुझे जाने दीजिए, मैं नीचे जाना चाहता हूं। लेकिन हेनरी मान नहीं रहे थे। इसके बाद हेनरी धीरे धीरे वहां से नीचे पहुंचते गए। वो बिल्कुल कुएं के नीचे थे और वहां पर वो सीढ़ी काफी कमजोर सी थी। ये कुआं ज्यादा गहरा नहीं है। यहाँ पानी बिल्कुल ताजा सा है और ये जमीन से निकला नहीं है, ऊपर से भरा गया लगता है। इस पानी को मैं टेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हो सकता है? यहां से हमें क्या पता चलेगा? मैं हेनरी को ऊपर से बोलकर बता रहा था। आवाजें यहां कुएं के अंदर से आ रही थी। आपको क्या लगता है कहां से आ रही होंगी? इसके बाद हेनरी ने एक तरफ छेद देखा। कुएं के अंदर यहां एक तरफ छेद है। मुझे लगता है इस छेद से आवाजें आ रही थी और ये प्लास्टिक का पाइप लग रहा है छेद में। मुझे लगता है ये छेद बनाया गया है। या तो यहां से इस कुएं में पानी भरा जाता है या यहां से निकाला जाता है। आवाजें वहीं से आ रही थी, कुएं के अंदर से नहीं आ रही थी। मुझे अब ऊपर आना होगा। हेनरी जल्दी जल्दी उन सीढ़ियों से ऊपर निकल रहे थे और वहां पर हर घर से चीखने की आवाजें बढ़ने लगी। वो आवाजें इस तरह से आ रही थी जैसे अंदर हथियार एक दूसरे से टकरा रहे हों। तलवारों के खनकने की आवाज आ रही थी। वो आवाजें बढ़ती गई और अब दरवाजे भी खुले। ऐसा लग रहा था कटे फटे से इंसान। उनके चेहरे पर बहुत सारे निशान थे। पैर बिल्कुल गीले, पैरों के निशान छपाते हुए घरों से बाहर निकल रहे थे उन हथियारों के साथ। हमें मारने की कोशिश करने वाले थे वो। हमारी तरफ बढ़े आ रहे थे और मैंने जल्दी जल्दी हेनरी को खींचना शुरू कर दिया। हेनरी ने कंधे पर वो बैग टांगा हुआ था। उस बैग को छोड़ते ही वो हल्का महसूस करने लगे और वो सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर आ गए। हम अब भागने लगे थे और वो लोग हमारे पीछे थे। ये इंसान थे या कोई प्रेत पता नहीं चल रहा था।
हमारा कोई भी गैजेट यहाँ काम नहीं कर रहा था, तो उससे जानने की हम कोशिश भी नहीं कर रहे थे। बस उनके चेहरे देखकर ये लग रहा था जैसे वो भूत हों। चेहरों पर बहुत सारे निशान थे, आंखें बिल्कुल लाल रंग की दिख रही थी। उनसे बचने की कोशिश में हम जल्दी से उसी हवेली के अंदर पहुंचे और अंदर से चिटिकनी लगा दी। और भीड़ बाहर थी, उन खिड़कियों से दिख रही थी। उन्होंने बाहर एक फट्टा फंसा दिया ताकि दरवाजे को बंद किया जा सके। अब हम उस हवेली के अंदर थे, बाहर से कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। अब हम यहाँ क्या करते? हेनरी ने जल्दी से मोबाइल निकाला। मोबाइल निकालकर अब हम पुलिस को फ़ोन करने वाले थे। पहले तो रेंज आ रही थी और हमने जल्दी से पुलिस को फ़ोन लगा दिया। यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, ये जिंदा इंसान है या मरे हुए भूत हैं हम नहीं जानते। आपको यहाँ पर आना होगा, हमारी मदद करनी होगी। हम पुलिस से मदद मांग रहे थे और पुलिस वाले भी अंधेरे में यहाँ नहीं आ सकते थे। उनका कहना था हम सुबह के वक्त आएंगे। ये बातें होने के बाद अचानक वहाँ से रेंज चली गई। ऐसा लग रहा था यहाँ जैसे जैमर काम कर रहा हो, जिससे हमारे फ़ोन की रेंज उड़ चुकी थी। हेनरी भी बार बार अपने मोबाइल को चेक करने लगे और हमारे पास वो गैजेट भी था जो पता लगाता कि जैमर काम कर रहा है या सच में सिग्नल उड़ चुका है। पता लगा जैमर ही काम कर रहा था। ये पुराने से गांव में जैमर क्यों लगाया गया है? मैं और हेनरी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो भीड़ बाहर ऐसा लग रहा था जैसे भूत बने हैं या भूत बनाए गए हैं। उस हवेली के अंदर अलग अलग कमरों से भी आवाजें आने लगी। वो लोग घरों के अंदर कहाँ से पहुंच गए पता नहीं चला। उनके हाथ में हथियार थे और हम बेडरूम की तरफ भागे। जैसे ही बेडरूम में पहुंच गए वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हमारा बचाव सिर्फ इसी में था कि दरवाजे बहुत मोटे थे, उन्हें खोला नहीं जा सकता था। हमने अंदर वो फट्टा फंसा दिया। अब नीचे से आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था यहाँ बेसमेंट हो और नीचे से हाथ मारे जा रहे हों। भूत ही भूत घर से बाहर और घर के अंदर थे। ये लोगों की भीड़ थी, शायद ये गांव वाले ही जो भूत बन चुके थे। उस बेडरूम के आसपास से आवाजें आने लगी। ये पानी की आवाजें थी, जैसे पानी छिड़का जा रहा। कुछ देर बाद बदबू आने लगी, पेट्रोल की बदबू। पेट्रोल दीवारों पर छिड़का जा रहा था। कुछ समय छिड़कने की आवाज आती रही, तभी मेरी और हेनरी की आंखें चमकी। हमें इस हवेली में इस कमरे तक पहुंचाया गया। डरा डरा कर हम पर हमला हो सकता था, लेकिन वो जानबूझकर धीरे धीरे भागते थे ताकि हम इस हवेली तक पहुंच पाएं। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, हमें बाहर निकलना होगा। हम जल्दी से वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहते थे, लेकिन दरवाजे के बाहर कुछ फंसा दिया गया था। वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। बड़ा सा बेडरूम था, चारों तरफ की दीवारें बंद। यहाँ खिड़कियों में जंगले लगे थे, लोहे की जंगले जिन्हें काटा नहीं जा सकता था। बाहर से पेट्रोल छिड़का गया था और आग लगा दी गई थी। लकड़ी के इस घर से बाहर नहीं निकला जा सकता था। पूरे घर को आग लग चुकी थी और अब बाहर से भागने की आवाजें आती गईं। भूत आग से नहीं डरते, लेकिन ये सब डर रहे थे। धीरे धीरे हवेली के दरवाजे बंद किए ये बाहर निकल पड़े थे। हम तो अपने बेडरूम का दरवाज़ा तक नहीं खोल पा रहे थे और बाहर खिड़की से देख रहे थे उस भीड़ को घर से दूर भागते हुए, दूर से खड़े होकर जलती हुई हवेली को देखते हुए। मैं और हेनरी समझ गए थे हमें यहाँ फंसाया गया है, मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन क्यों? उसके बाद हमारे पास ऐसे औजार थे जिससे हम पतले दरवाज़ों को तोड़ पाते। बेडरूम का दरवाज़ा प्राइवेसी के लिए होता है, सुरक्षा के लिए नहीं। भले ही वो दरवाजे मोटे थे, लेकिन उन पर जो कुंडियां लगी थी वो कमज़ोर सी थी। धक्का मारते मारते उन कुंडियों पर पेचकस से हमने वार किए और वो दरवाज़ा तो खुल गया। लेकिन इस हवेली के बाहर का दरवाज़ा सुरक्षा के लिए होता है। उसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता, खोला नहीं जा सकता। उसे हम खोल नहीं पा रहे थे और वहाँ बहुत ज़्यादा आग लगी हुई थी। आग अब अंदर तक पहुँच गई थी। हम उस आग से बचते बचते इधर उधर भाग रहे थे और जैसे ही हम उस कमरे में पहुंचे जहां बहुत सारे दस्तावेज पड़े थे, वहां आग नहीं पहुंची थी। कुछ समय वहां रुकना सही था। तभी मेरी नज़र पड़ी, वहां ज़मीन के कागजात पड़े हैं। ये ज़मीन के कागजात बहुत ज़्यादा पुराने हैं। उन लोगों के नाम हैं जिसने इन घरों को खरीदा है। वो लगभग 40 साल से 30 साल पुराने थे। लेकिन इस हवेली के कागजात की फाइल बिल्कुल सामने पड़ी थी। उस फाइल को खोलते ही मैंने कहा,
ये घर तो 5 साल पहले से बनना शुरू हुआ है और अभी अभी बना है। जब ये पूरी तरह से बन गया, यहाँ और भी कई काम हो रहे थे जो शायद यहाँ पर बताए गए हैं, लेकिन वो क्या क्या है ये पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया गया। हेनरी ने वो फाइल पकड़ी, उसे देखने लगे और जैसे ही उस फाइल के सबसे पहले पन्ने पर नाम देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मिस्टर मार्टिन, हेनरी के भाई, जिन्हें मरे 5 साल हो चुके हैं, उनके नाम पर इस जमीन को 5 साल पहले किया गया था और तारीख उनकी मौत के बाद की थी। हेनरी वहीं जमीन पर बैठ गए। मार्टिन जिंदा है। मेरी जिंदगी का दुश्मन मार्टिन, मेरा सौतेला भाई जो हमेशा मुझे मारना चाहता था। हमारे बीच हमेशा लड़ाई रही और वो बुरे काम करता रहा। पुलिस उसे पकड़ने वाली थी और वहां एनकाउंटर हुआ था। वो जगह पूरी तरह से जल गई थी और उसकी जली हुई लाश मिली थी। मैंने भी मान लिया था वो मर चुका है, लेकिन अब समझ में आया वो बच गया था। उसके बाद उसने इस हवेली को खरीदा, इस गांव के घरों को रेनोवेट उसने किया, यहां सब काम उसने करवाया। क्यों? मुझे मारने के लिए। उस कमरे से भागते हुए एक खिड़की की तरफ गए थे हम। उसका कांच तोड़ते ही हेनरी चीखने लगे थे, मार्टिन, मुझे पता है यहां तुम ही हो। कोई भूत मौजूद ही नहीं है। 50 के 50 लोग जो इस गांव में रहते थे तुमने खरीद रखे थे। इन्हें भूत बनाया मुझे डराने के लिए, इस हवेली में फंसाया मुझे जलाने के लिए, और फोन करने तक का इंतजार किया कि मैं पुलिस को बताऊं कि भूतों ने हम पर हमला किया है। किसी को शक नहीं होगा और तुम मुझे मार दोगे। उस भीड़ से निकलता हुआ मार्टिन सामने आ गया था। उसकी शक्ल थोड़ी थोड़ी हेनरी से मिल रही थी। वो हंसकर कहने लगा, फंस गए, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। आग हमारी दोस्त होती है। मैंने उस घर को जलाया, किसी और की लाश रखकर खुद को मरा हुआ साबित किया, और अब इसी आग में तुम्हें मारकर बदला भी ले लूंगा। तुम्हारे मौत को सब भूत प्रेतों द्वारा दी गई मौत मानेंगे और ये लोग यहाँ से हमेशा गायब रहेंगे। किस्से कहानियां सुनाई जाएंगी इस गांव में तुम्हारी। हेनरी और जगदीश द घोस्ट हंटर्स मारे गए एक भूतिया गांव में, और सच्चाई सिर्फ हमें पता होगी। इस हवेली को बनाया ही ऐसा गया है कि इससे कोई बाहर ना निकल पाए, और तुम भी नहीं निकल पाओगे। ये कहता हुआ मार्टिन उस भीड़ के साथ वहां से दूर की तरफ निकल पड़ा था। हम अब यहाँ से बच नहीं सकते थे। यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया होगा। हेनरी और मैं उस बेडरूम से बाहर निकलना नहीं चाहते थे और आग अब बढ़ने लगी थी। भले ही हर सामान यहाँ से बाहर फेंक दिया था, लेकिन दीवारें और फर्श तक लकड़ी के बनाए गए थे। यहाँ आग लगने के बाद कोई बच नहीं पाता, ऐसा बनाया गया था। ये लाक्षागृह बनाया गया था जिससे हम बच नहीं सकते थे। मैंने ये शब्द सुनते ही हेनरी को कहा, लाक्षागृह से भी बचा गया था और हम भी यहाँ से बचेंगे। हेनरी ने कहा, कैसे? मैंने कहा, यहाँ घर के अंदर भी वो पहुंच पाए थे। कैसे? तो हेनरी ने कहा, इस घर का डिजाइन ही ऐसे बनाया गया है। हो सकता है यहाँ पर गुप्त रास्ते हों जिससे वो यहाँ डराने के लिए अंदर आते हों, हमें भूतों पर यकीन दिलाने के लिए अंदर आते हों। होगा यहाँ दीवारों के पास रास्ते होंगे, हमें ढूंढने होंगे। कैसे ढूंढे हम? मैंने कहा, आपको दूसरी दुनिया में जाना होगा। उस दुनिया में आप घरों को देख सकते हैं, उनकी दीवारों को पार कर सकते हैं। आपको ढूंढना होगा वो रास्ता। हेनरी तैयार थे और हमने वहां गैजेट लगाए। मैंने वो हेलमेट उन्हें पहना दिया, उनके शरीर पर वो तारें लगा दी और वो वाइब्रेशन स्टार्ट की जिससे वो दूसरी दुनिया में पहुंच जाते थे। वो पहला धक्का ही उन्हें दूसरी दुनिया में ले गया और वो दूसरी दुनिया में यहाँ कोई भूत प्रेत मौजूद नहीं था। 5 मिनट हेनरी वहां पर रहे और वहां से वापिस आते ही कहने लगे, यहाँ दीवारों के पास छोटी छोटी गलियां बनाई गई हैं। उनके अंदर जाने का मैं रास्ता ढूंढ नहीं पाया, लेकिन हमें दीवार को फाड़ना होगा। हमें एक दीवार को फाड़ना होगा, जल्दी। वो सामने वाले बाथरूम वाली दीवार को फाड़ो। वहां से छोटे छोटे रास्ते हैं, छोटे छोटे दरवाजे हैं जो पीछे से बंद किए गए हैं। हमें दीवार को फाड़ना होगा। बड़ी सी कुल्हाड़ी मैंने अपने उस बैग में रखी हुई थी। कुल्हाड़ी से उस दीवार को हम फाड़ने लगे थे और आग पूरी हवेली को जलाकर खाक करने पर उतारू थी।
हवा चलने लगी थी जिस कारण आग बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। वो तापमान बढ़ चुका था और हमें शरीर में दर्द होने लगा था, शरीर तपने लगा था। हमने जल्दी जल्दी कुल्हाड़ी मारकर उस दीवार को फाड़ा और अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लिया। वो छोटी सी गली जो हर कमरे की तरफ जा रही थी, वहां से घिसटते घिसटते हम अलग अलग जगह पर जा रहे थे और एक सीढ़ियों के सहारे नीचे पहुंचे। नीचे पूरी अंडरग्राउंड टनल्स बना रखी थी और उन टनल्स के रास्ते हम बाहर की तरफ भागने लगे। वो पूरी हवेली पीछे जल रही थी और धुआं यहाँ टनल तक भी था, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता था। टनल कभी ऊपर जाती कभी नीचे। एक जगह टनल उस कुएं के अंदर जा रही पाइप के पास से भी गुजर रही थी। यहाँ खड़े होकर वो चीखे थे, हमें भूतों पर यकीन दिलाने के लिए। हेनरी ने यह कहा था। उसके बाद उस टनल से हम और आगे बढ़े। वो टनल लगभग 100 मीटर लंबी थी और एक जगह एक पेड़ के पास से निकल रही थी। ऊपर घास रखी हुई थी। ये वही जगह थी जहां हम जंगल की तरफ आए थे। उस घास को तोड़ते ही हम बाहर निकल आए थे और वो पूरी भीड़ हमारे बिल्कुल सामने थी। वो हमें नहीं, उस जलती हुई हवेली को देख रही थी और पीछे खड़ा मार्टिन हंस रहा था, हाथ में शराब का गिलास। मैं हेनरी को किसी तरह रोक पाया था कि नहीं, इस भीड़ को हम संभाल नहीं पाएंगे, हम मुश्किल में फंस सकते हैं, हमें यहां से निकलना होगा। इनका मुकाबला फिर करेंगे, मेरा यकीन कीजिए, मुकाबला करेंगे जरूर। हम भागते हुए गांव से बहुत दूर निकल आए और जैमर यहां पर काम नहीं कर रहे थे। हेनरी ने जल्दी से पुलिस को फोन लगाया, पुलिस को पूरी बात बताई और वहां पुलिस वालों को भी हिम्मत आ चुकी थी। पुलिस वाले यहाँ पर रेड डालने के लिए भारी संख्या में पहुंच गए थे और हम गांव वालों को वहां से जाने नहीं देना चाहते थे। वो भीड़ जलती हुई हवेली को देखने के बाद वहां से जाने को आतुर थी और हमने उन्हें जाने से पहले ही रोक लिया। वहां गांव के बाहर वाले रास्ते पर हम खड़े हो गए थे और हंस रहे थे मार्टिन पर। मार्टिन, क्या समझ रहे थे हम बाहर नहीं निकल सकते? जो रास्ते तुमने अपने लिए बनाए थे उसी रास्ते से हम निकल पाए। मार्टिन हैरान था, लेकिन उन 50 लोगों की तरफ देखकर कहने लगा, 50 लोग, तुम दो कैसे बच पाओगे? हंसता हंसता मार्टिन समझ नहीं पा रहा था कि हम बेवकूफ़ नहीं हैं जो अकेले यहाँ पर आए होंगे। वो पुलिस वालों की गाड़ियाँ सायरन के साथ वहाँ पहुँची और वहाँ भगदड़ मच चुकी थी। वो 50 लोग थे और पुलिस वाले 70। वहाँ गोलियों की आवाज़ें आ रही थी। वो गांव वाले भागना चाहते थे, लालची लोग पुलिस वालों पर हमला नहीं करना चाहते थे और 50 को पकड़ लिया गया और मार्टिन को भी पकड़ा गया। उस पर इल्ज़ाम बहुत ज़्यादा थे। पहली बार तो खुद को मरा हुआ साबित करके वो बच गया था, लेकिन अब जिंदा खड़ा था पुलिस वालों के सामने, तो पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। और अब ये बड़ा राज भी खुल चुका था कि इस गांव के 50 लोग गायब नहीं हुए थे, बल्कि एक गांव ही इसलिए दोबारा बनाया गया था ताकि हमें मारा जा सके। उन पर और भी कई केस चले और इसके बाद मार्टिन को जेल हुई, अपनी सब सजाएं उसे भुगतनी पड़ी और हम पहुंच गए वापस उसी घड़ियों की दुकान पर, लोगों की समस्याएं सुलझाने के लिए। लोग यहाँ भूतों का निपटारा करने के लिए आते हैं और हम हर चीज का निपटारा करते हैं, लेकिन इस बार हमें पता नहीं था भूतों की शक्ल में इंसान मिलेंगे जो भूतों से भी ज्यादा खतरनाक होंगे। दोस्तों, अगर आपको जगदीश और हेनरी के और पार्ट्स सुनने हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें। जगदीश और हेनरी के बहुत ही रोमांचक एपिसोड्स आपका इंतजार कर रहे हैं जो समय समय पर आपको मिलते रहेंगे। तो नया साल आपको मुबारक हो और नए साल पर और भी ज़्यादा रोमांचक कहानियाँ आने वाली हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।